हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल सौरभ मैथमेटिशियन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 4, 5, 6 और 7 की, यानी कि प्रश्नावली 1.2 के अंत तक सभी सवालों को आज इस वीडियो लेक्चर में उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसके पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो पहले वाले वीडियो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि बिना उनको समझे इसको समझ नहीं सकते हैं। तो चौथा सवाल है कि HCF 306 और 657 ये बराबर है 9 के, मतलब 306 और 657 का HCF 9 है। तीन सौ छः और 657 का HCF 9 है। फिर कह रहा है कि इनका LCM क्या होगा, LCM फाइंड करना है। तो हम सूत्र पहले भी जान चुके हैं कि अगर दो संख्याएं होती हैं तो दोनों का गुणनफल बराबर होगा मासा गुणे लासा के। तो सूत्र लगा देते हैं कि लासा गुणे मासा बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यही सूत्र हम लगा देंगे, लेकिन हमको लासा निकालना है तो मासा बटा में आ जाएगा। तो यहाँ से सूत्र हो जाएगा लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटा मासा। ये सूत्र पहले भी बता चुके हैं। तो पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657 और दोनों का मासा है 9। तो 9 से काट देंगे 306 को, तो 9 त्रिक 27, 3 30 और 9 चौके 36, तो हो जाएगा 34 गुणे 657 आएगा। और 34 657 का जब गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा 22,338। तो 306 और 657 का लासा है 22,338, LCM 22,338 है। अगर यानी कि लघुत्तम समापवर्ती यह ऐसी छोटी से छोटी संख्या 22,338 जो कि 306 और 657 से कट जाएगी, अपवर्त्य है। तो अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत लिखा है तो इसका मतलब होगा प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमको ये जांच करना है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यह है कि 6 की पावर n में अगर n को प्राकृतिक संख्या माना जाए, तो प्राकृतिक संख्या पहले समझ लेते हैं क्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जाती है। ये संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इन्फिनिटिव तक हैं, इनका कोई अंत ही नहीं है। जितनी भी धनात्मक संख्याएं 1 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि अगर n की जगह हम यही प्राकृतिक संख्या रखें तो क्या ऐसी संख्या आएगी कि जो 0 पर समाप्त हो। तो अभी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसको लिखा जा सकता है कि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही देख लेते हैं। 6 की पावर n पर कहीं भी हम 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। जैसे 6 की घात हम 1 रखे तो कितना होगा, 6 होगा। 2 रखे 36 होगा। 3 रखे तो 6 36 और गुणे 6 जो भी होगा। तो मतलब यहाँ 1 2 3 यही n की जगह हम कुछ भी रख दें तो क्या ऐसी संख्या आएगी कि जिसका अंक 0 पर समाप्त हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यही कह रहा था कि जांच करना था कि क्या ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अंक 0 पर समाप्त तो नहीं हो सकती किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए। 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त तो नहीं हो सकती। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर ये पांचवा सवाल अभी भी अगर कोई डाउट होगा तो हम इस पर अलग से दोबारा एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर
6 है कि कह रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। कह रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम इसके पहले बता चुके हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। उसमें हमने बताया है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर ये भाज्य संख्या है तो यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो आना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे कि यह है कितना। तो पहला है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 है। तो सबसे पहले 13 इसमें कॉमन ले लेंगे हम। 13 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 11 प्लस 1। यहाँ गुणा में है, ये जोड़ में है, तो मतलब कॉमन लेंगे तो 13 यहाँ कॉमन हो जाएगा, यहाँ 13 कॉमन हो जाएगा, तो हाँ 13 एक यहाँ भी एक बचेगा। तो 7 11 से 77 एक 78 हो जाएगा। तो हो जाएगा 13 गुणे 78। अब 13 गुणे 78 को क्या मतलब कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो देख लेंगे 78 को तो लिखा जा सकता है। 78 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यहाँ हम। तो 2 से काटेंगे पहले, 2 3 6 दोनों 18 39 होगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3 13 3 39, फिर 13 1 13। तो 78 को लिख सकते हैं 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो मतलब कि इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि ऐसा है तो फिर यह भाज्य संख्या है, क्योंकि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही है कि अगर कोई भाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब अगला सवाल है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 कह रहा है क्या ये भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या तब होगा कि जब इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको क्या करेंगे, हम 5 कॉमन ले लेंगे और सेम इसी तरीके से लगाया जाएगा। ये होमवर्क है HW। खुद मैथ में जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आएगा। तो ट्राई करें लगाने का, नहीं आएगा तो फिर कमेंट करें, हम बताएंगे इसका सॉल्यूशन एक सेपरेट वीडियो में। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सुनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सीधा सा जान लेंगे कि इस टाइप के सवालों में हमेशा LCM निकाला जाता है। इस चीज़ को मतलब ट्रिक समझ लें कि जैसे क्या होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल आते हैं कि मंदिर की घंटियां होती हैं, तो कोई 12 बजे शुरू होती है बजना, कोई 2 बजे बजना, तो मतलब ऐसे ऐसे एक साथ अगर किस टाइम पर वो जो है बजेंगी, तो उसके लिए लासा निकालना पड़ता है। इस टाइप के कोई भी सवाल हो तो इसमें लासा निकाला जाएगा। तो हम 18 और 12 का लासा निकाल लेंगे। तो 18 और 12 का लासा बहुत ही आसान है, उसको सभी लोग निकाल लेंगे। और जितना आएगा 18 12 का लासा जितना आएगा उतने मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ हमने जो है हमारा हेल्प सही हो रहा है।